Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम जी.सी. लियोंग की भूगोल की किताब के एक ऐसे चैप्टर में गहराई से उतरेंगे जिससे अक्सर एस्पिरेंट्स थोड़ा घबराते हैं। चैप्टर 18 यानी गर्म रेगिस्तान और मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु। और हमारा मकसद सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, हम ये समझेंगे कि यूपीएससी इस स्टैटिक जानकारी को प्रीलिम्स के एमसीक्यूज और मेंस के विश्लेषणात्मक सवालों में कैसे बदलता है। बिल्कुल, चलिए इस सूखे और जटिल लगने वाले विषय को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। जरूर। तो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जी.सी. लियोंग में साफ लिखा है कि लगभग सभी गर्म रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे का पैटर्न क्या है? यूपीएससी को पैटर्न बहुत पसंद है। ये एक शानदार सवाल है और यहीं इस पूरे अध्याय का सार छिपा है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े भौगोलिक कारण एक साथ काम करते हैं। 3 कारण? अच्छा। पहला और सबसे ताकतवर कारण है उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियां, जिन्हें हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स, राइट? स्कूल में पढ़ा था कि जहां हाई प्रेशर होता है वहां मौसम साफ रहता है, पर ऐसा होता क्यों है? इसे ऐसे समझिए, इन अक्षांशों पर ऊपरी वायुमंडल से ठंडी और भारी हवा नीचे की ओर उतरती है। अच्छा, हवा नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। जी, और जब हवा नीचे उतरती है तो वो दबती है और गर्म हो जाती है। गर्म हवा और नमी सोख सकती है, इसलिए वो बारिश करने के बजाय वातावरण को और शुष्क बना देती है। मतलब बारिश के लिए जो प्रक्रिया चाहिए यहाँ ठीक उसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, बारिश के लिए हवा का ऊपर उठना, ठंडा होना और बादलों में बदलना जरूरी है। यहाँ हवा नीचे उतर रही है, जिससे एक स्थायी, स्थिर और बिना बादलों वाला मौसम बना रहता है। समझ गई। मतलब हवा की एक अदृश्य छत है जो बारिश वाले बादलों को बनने ही नहीं देती। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इन इलाकों में ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें तो होती हैं, वो नमी लेकर बारिश क्यों नहीं लाती? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमारा दूसरा कारण है, ऑफशोर व्यापारिक पवनें, ऑफशोर ट्रेड विंड्स। ऑफशोर मतलब तट से दूर जाने वाली? सही पकड़ा। ये पवनें महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों से पश्चिम की ओर यानी जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। चूंकि ये जमीन के ऊपर से आ रही हैं, इनमें नमी होती ही नहीं है, तो ये सूखी हवा होती हैं। एकदम सूखी। और मामला इससे भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब ये पवनें महाद्वीप के पश्चिमी तट को पार करके समुद्र की ओर जाती हैं, तो ये अपने साथ बची खुची नमी को भी खींच कर ले जाती हैं। अरे वाह! तो ये बारिश लाती नहीं बल्कि शुष्कता को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। तो पहला कारण हुआ ऊपर से नीचे उतरती हवा और दूसरा हुआ जमीन से समुद्र की ओर चलती सूखी हवा। लेकिन एक तीसरा कारण भी है जो इस प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, ठंडी महासागरीय धाराएं। जी, कोल्ड ओशन करंट्स। यहां मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ। ठंडी धारा के ऊपर हवा है तो कोहरा बनता है, ये समझ आया, लेकिन बारिश क्यों नहीं होती? आमतौर पर तो हम नमी और ठंडक को बारिश से जोड़ते हैं। बिल्कुल, और यही इस घटना को खास बनाता है। इन सभी गर्म रेगिस्तानों के पश्चिमी तटों पर ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, जैसे अफ्रीका के पास बेंगुएला और कैनरी धारा, और दक्षिण अमेरिका के पास पेरुलियन या हम्बोल्ट धारा। हाँ, तो जब गर्म और नमी वाली समुद्री हवा इन ठंडे पानी के ऊपर से गुजरती है तो हवा का निचला हिस्सा अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। इससे कोहरा तो बनेगा, जैसे सर्दियों में दिल्ली में होता है। कोहरा और धुंध तो खूब बनती है। अटाकामा रेगिस्तान में तो इसे कैमनचाका कहते हैं, जहां इतनी घनी धुंध होती है कि कुछ पौधे सिर्फ उसी से नमी लेकर जिंदा रहते हैं। कमाल है। लेकिन बारिश नहीं होती। इसका कारण है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन? हाँ, हवा की निचली परत तो ठंडी हो गई, लेकिन उसके ठीक ऊपर की परत अभी भी गर्म है। ये ठंडी भारी हवा अब ऊपर उठ ही नहीं पाती, और जैसा हमने पहले कहा, बारिश के लिए हवा का ऊपर उठना पहली शर्त है। अच्छा, तो हवा फंस जाती है। बिल्कुल। तो नतीजा होता है कोहरा, धुंध, ठंडक, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं। ये शुष्ककारी प्रभाव
डेसिकेटिंग इफेक्ट रेगिस्तान बनाने की प्रक्रिया पूरी कर देता है। कमाल है। यानी 3 ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। ऊपर से दबाव, बगल से सूखी हवा का झोंका और नीचे से ठंडा पानी जो बारिश को रोक देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमने रेगिस्तान बनने के क्यों कुछ समझ लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। इस ज्ञान को प्रीलिम्स के सवालों में कैसे इस्तेमाल करें, यहां से असल खेल शुरू होता है। बिल्कुल। हमने जीसी लियोंग और पिछले सालों के पेपर्स के आधार पर 3 ऐसे हॉटस्पॉट पहचाने हैं जहां से एमसीक्यूज बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, तो पहला हॉटस्पॉट क्या है? पहला है रेगिस्तानी वनस्पति और उनके अनुकूलन, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। हाँ, ज़ीरोफाइट्स। ये तो पर्यावरण और भूगोल का मिला-जुला टॉपिक है, यूपीएससी का पसंदीदा एरिया। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है 2013 के सिविल सेवा प्रीलिम्स में इससे जुड़ा एक सीधा सवाल आया था। हाँ, प्रश्न संख्या 94 था। पूछा गया था कि रेगिस्तानी पौधे पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपनी पत्तियों में क्या-क्या बदलाव लाते हैं। और विकल्प क्या थे? विकल्प बहुत सीधे साधे थे, सीधे किताब से उठाए हुए। पहला, कठोर और मोमी पत्तियां। दूसरा, छोटी पत्तियां या कोई पत्ती नहीं। और तीसरा, पत्तियों के बजाय कांटे। ये सभी रणनीतियां हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन को रोकने की। बिल्कुल। मोमी परत एक प्लास्टिक कवर की तरह काम करती है। छोटी पत्तियां सतह के क्षेत्रफल को कम करती हैं और कांटे तो पत्तियों का वो रूप हैं जिनसे पानी का नुकसान लगभग शून्य हो जाता है। तो कैक्टस के कांटे सिर्फ चुभने के लिए नहीं है, बल्कि वो उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब वो अपनी जगह पर स्थिर रहकर ही कठोर वातावरण से लड़ रहा है। लेकिन उन इंसानों का क्या जो इस कठोर वातावरण में चलते फिरते हैं? ये हमें दूसरे प्रीलिम्स हॉटस्पॉट पर लाता है, यहाँ की जनजातियां। सही पकड़ा। यूपीएससी अक्सर जनजातियों और उनके ठिन निवास पर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछता है। हाँ, ये तो फेवरेट है। जी। जीसी लियोन में 3 प्रमुख जनजातियों का जिक्र है। कालाहारी रेगिस्तान के बुशमैन, अरब के बेडोइन और ऑस्ट्रेलिया के बिंडीबू। बुशमैन, कालाहारी, बेडोइन अरब, बिंडीबू ऑस्ट्रेलिया। ये तो रटना आसान है। लेकिन क्या यूपीएससी अब सिर्फ इतने से मान जाएगा? मुझे लगता है कि अब वो एक कदम आगे जाकर उनके जीने के तरीके पर सवाल बनाएगा। बिल्कुल। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि वे कहाँ रहते हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वे ऐसा जीवन क्यों जीते हैं। बिल्कुल। बुशमैन और बिंडीबू पारंपरिक शिकारी और संग्राहक हैं। हंटर गैदरर्स। अच्छा। उनका जीवन प्रकृति के चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वो जानते हैं किस मौसम में कौन सा कंद मिलेगा या पानी कहाँ जमीन के नीचे छिपा है। जीसी लियोंग में एक बहुत ही आकर्षक बात लिखी है कि बुशमैन पानी जमा करने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे के खोखले छिलकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत अनोखा अनुकूलन है। कमाल है। मतलब प्रकृति ने उन्हें सबसे अनोखा वाटर बॉटल दिया है। ये दिखाता है कि जरूरत किसी भी तरह का आविष्कार करा सकती है। सही बात है। और बेडोइन, वो तो इनसे बिल्कुल अलग है। हाँ, बेडोइन खाना बदोश चरवाहे हैं, पास्टोरल नोमैड्स। उनका पूरा जीवन ऊंट, भेड़ और बकरियों के इर्द गिर्द घूमता है। ऊंट तो उनके लिए बहुत जरूरी होगा। ऊंट उनके लिए सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि धन, दूध, चमड़े और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। उनका एक जगह से दूसरी जगह घूमना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। हाँ, रेगिस्तान के सीमित चारागाहों और पानी के स्रोतों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने की एक सदियों पुरानी सोची समझी रणनीति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी जीवन शैली मजबूरी नहीं, बल्कि एक सफल अनुकूलन है। ठीक है, तो हमने पौधों को देखा, लोगों को देखा। अब आते हैं तीसरे और सबसे विरोधाभासी प्रीलिम्स हॉटस्पॉट पर। यह एक दिलचस्प पहेली है। जमीन के ऊपर बिल्कुल बंजर, लेकिन जमीन के नीचे किसी खजाने से कम नहीं। हाँ, रेगिस्तान और उनकी खनिज संपदा। ये सवाल उठाता है कि जो जगह जीवन के लिए इतनी मुश्किल है, वो कुछ सबसे कीमती खनिजों से इतनी समृद्ध क्यों है? परीक्षा के लिए हमें कुछ प्रमुख खनिज स्थान की जोड़ियों को याद रखना होगा, राइट? बिल्कुल। जैसे कि अटाकामा रेगिस्तान का नाइट्रेट। अटाकामा दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान। कभी नाइट्रेट का इतना बड़ा स्रोत था कि उसे चिली सॉल्ट पीटर कहते थे, और इसने तो खेती और युद्ध दोनों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी। फिर आते हैं अरब और सहारा के रेगिस्तान, जिन्होंने तेल के रूप में तरल सोना उगला। इस एक खनिज ने न सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और कालाहारी और ऑस्ट्रेलिया भी तो हैं।
हाँ, कालाहारी अपने हीरों और तांबे के लिए जाना जाता है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों ने सोने की खोज के बाद एक बड़ी गोल्ड रश देखी थी। तो सबक ये है कि रेगिस्तान की असली कीमत अक्सर उसकी सतह के नीचे छिपी होती है। प्रीलिम्स में इन पर आधारित कथन आधारित प्रश्न आ सकते हैं। बहुत संभावना है। बहुत बढ़िया। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास 3 ठोस एरिया हो गए, ज़ीरोफाइट्स, जनजातियां और खनिज। लेकिन मेंस का क्या? मान लीजिए 15 नंबर का सवाल आता है, गर्म रेगिस्तानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें। मनुष्यों ने इस कठोर वातावरण में खुद को कैसे अनुकूलित किया है, इसे कैसे लिखेंगे? ये क्लासिक मेंस का प्रश्न है, जो सीधे सीधे 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्यों का जवाब मांग रहा है और दूसरा कैसे का। तो एक अच्छे उत्तर में दोनों भागों को बराबर महत्व देना होगा। बिल्कुल। तो पहले भाग में यानी निर्माण के कारकों में हम उन 3 बिंदुओं का विस्तार से वर्णन करेंगे जिन पर हमने शुरू में चर्चा की थी। हाई प्रेशर बेल्ट, ऑफशोर ट्रेड विंड्स और ठंडी धाराएं। हाँ, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रक्रिया समझानी होगी। सटीक भौगोलिक शब्दावली को उपयोग करना होगा, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स और डेसिकेटिंग इफेक्ट। उदाहरण देना भी जरूरी होगा, जैसे बेंगुएला और कैनरी धाराओं का। जी। एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया जा सकता है जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर इन कारकों को दिखा रहा हो। वो बहुत प्रभावी होता है। और उत्तर का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण भाग, मानवीय अनुकूलन। यहाँ सिर्फ बुशमैन और बेडोइन का नाम लिख देना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे अच्छी रणनीति है कि आप अनुकूलन को उनकी आजीविका के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करें। इससे आपके उत्तर में एक बहुत अच्छी संरचना और प्रवाह आ जाएगा। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आप इसे ऐसे बांट सकते हैं। पहला, आदिम निर्वाह, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इसमें आप कालाहारी के बुशमैन का उदाहरण दें, जो शिकार और संग्रहण पर निर्भर हैं। और यहाँ वो शुतुरमुर्ग के अंडे वाले उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं। हाँ, वो परीक्षक का ध्यान जरूर खींचेगा। दूसरा, देहाती खानाबदोशी, पैस्टोरल नोमिडिज्म। यहाँ अरब के बेडोइन का उदाहरण दें, ऊंट की केंद्रीय भूमिका को समझाएं। ठीक है। और तीसरा, स्थायी कृषि, सिंचाई के माध्यम से। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक ने रेगिस्तान में जीवन संभव बनाया। इसका सबसे पुराना उदाहरण है मिस्र में नील नदी के किनारे बसी सभ्यता, जहां बेसिन सिंचाई का इस्तेमाल होता था। और आधुनिक उदाहरणों में हम सिंधु और कोलोराडो नदियों का जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल। चौथा पॉइंट होगा ओएसिस, मरुद्यान। ये रेगिस्तान में मीठे पानी के चश्मे हैं जहां स्थायी बस्तियां बस गई हैं। खजूर की खेती यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। और वहाँ के बाजार, सूख भी बहुत मशहूर हैं। जी। और अंत में 5वां पॉइंट होगा आधुनिक आर्थिक गतिविधियां। इसमें खनन बस्तियों का जिक्र करें, सोना, हीरे, नाइट्रेट और विशेष रूप से तेल। तरल सोना, जिसने दुबई जैसे शहरों को जन्म दिया। हाँ, इस तरह आपका उत्तर पारंपरिक से लेकर आधुनिक अनुकूलन तक की एक पूरी यात्रा दिखाएगा, जो एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। शानदार। तो आज हमने रेगिस्तान के स्थान के पीछे के 3 प्रमुख कारणों को समझा। प्रीलिम्स के लिए 3 हॉटस्पॉट्स, पौधे, लोग और खनिज को डीकोड किया और मेंस के उत्तर की एक बेहतरीन संरचना तैयार की। जी, ये अध्याय अब सिर्फ तथ्यों का एक सूखा संग्रह नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक ढांचा लग रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। जीसी लियोंग अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे तेल के धन ने रेगिस्तानी परिदृश्य को नई सड़कों, विशाल महलों और वातानुकूलित अपार्टमेंट से बदल दिया है। ये आधुनिक अनुकूलन का शिखर है। सही बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जहां तेल संपदा ने कई रेगिस्तानी देशों में अभूतपूर्व आधुनिकीकरण और समृद्धि लाई है, वहीं ये गहन जल निर्भर विकास जैसे गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल बनाना, जो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये विकास पहले से ही नाजुक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और इसके पारंपरिक निवासियों को लंबे समय में कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या यह अनुकूलन स्थायी है या यह भविष्य में एक बड़े संकट को जन्म दे रहा है? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचना चाहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.